स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 2019 में अपने हिस्टोरिक विक्ट्री सील करने के बाद पीएम मोदी ने भारत के लिए एक विजन सेट किया था, जिसके अनुसार भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने की राह में कोविड-19 क्राइसिस पहले सेटबैक की तरह सामने आया, जब अचानक से सारी दुनिया और उसमें होने वाले सारे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप पड़ गए। एक और देशवासियों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन जैसा कठिन फैसला लेना जरूरी था, तो वहीं दूसरी ओर जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था की उतरी हुई रेलगाड़ी को पटरी पे वापस लाना भी जरूरी था। इसी जद्दोजहद में 2019 का लास्ट क्वार्टर और साल 2021 कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस सब के बीच भी इंडियन इकोनॉमी ने पोस्ट कोविड एरा में अनपैरेलल्ड रिकवरी रजिस्टर की। नतीजा ये हुआ कि भारत ने सभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस और एंटिसिपेशन से बेहतर परफॉर्म किया। ऐसे में एक बार फिर ये उम्मीद जागने लगी है कि कोविड से इंडियन इकोनॉमी पर पड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स के बावजूद उसका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य एक साल देर से ही सही, लेकिन 2025-26 तक जरूर पूरा हो जाएगा। मगर इसी बीच अब एक और ट्रेंड सामने आ रहा है, जिसके चलते ये लक्ष्य फिर से सपना जैसा लगने लगा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का प्रण लिया था, तब इकोनॉमिक टर्म्स में भारत का सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र की ओर से तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी 2025-26 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाने का प्रण ले लिया था, जिसे कोविड की वजह से बाद में बदलकर 2026-27 कर दिया गया था। इस प्रण यानी ओथ के पीछे कारण ये था कि सभी का यही मानना था कि अगर भारत को इकोनॉमिक टर्म्स में ग्रो करना है तो उसके सबसे बड़े इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट महाराष्ट्र को भी एक एग्जेम्पलरी इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करनी होगी, ताकि भारत का आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्य एक मजबूत देश का न सिर्फ निर्माण कर सके बल्कि उस निर्माण को लीड भी कर सके। लेकिन हाल ही में 8 मार्च को प्रेजेंट हुए महाराष्ट्र के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से हमें ये पता चलता है कि वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग हर ग्रोथ इंडिकेटर में एक शार्प डिक्लाइन रजिस्टर कर रहा है। और ये तब है जब कोविड की बला भी टल चुकी है और बीते साल मॉनसून रेनफॉल भी अच्छी रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के साथ साथ ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। और दोस्तों, इसी चिंता को डिस्कस करने के लिए आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई महाराष्ट्र अपने लक्ष्य से भटक गया है, और अगर हाँ तो फिर इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना पहला लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 22 मार्च इवनिंग 6 PM से हो रही हैं। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। महाराष्ट्र के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र के ट्रेंड्स को देखकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022-23 के बीच उसकी ग्रोथ 6.8% रहने की उम्मीद है, जो कि न केवल महाराष्ट्र के पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के 9.1% के अचीव ग्रोथ से काफी कम है, बल्कि इसी पीरियड में नेशनल ग्रोथ प्रेडिक्शन के 7% आंकड़े से भी कम है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि वो सर्विस सेक्टर, जो महाराष्ट्र की स्टेट इकोनॉमी में सबसे बड़ा 56.7% का शेयर रखता है, उसकी ग्रोथ में भी एक शार्प डिक्लाइन एंटिसिपेट किया जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की माने तो जहां एक और 2021-22 के बीच महाराष्ट्र का सर्विस सेक्टर 10.6% से ग्रो हुआ था, वहीं इस साल इसके ग्रोथ प्रोजेक्शन गिरकर 6.4% रह जाने की उम्मीद है। वहीं सर्विस सेक्टर के अंडर भी ट्रेडिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस सेगमेंट में भी शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और सर्विस सेक्टर के इन सेगमेंट्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस
18.9% से गिरकर महज 4.6% पर आ गई है। हालांकि ये बात सही है कि महाराष्ट्र की डिक्लाइन ग्रोथ को सर्विस सेक्टर लीड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टेट इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स राइट ट्रैक पर हैं। दरअसल डेटा के अनुसार महाराष्ट्र स्टेट का एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी 2021-22 के 11.4% के लेवल से गिरकर 2022-23 में 10.2% रह जाने की उम्मीद है। यही नहीं, बल्कि 2022-23 के खरीफ सीजन के दौरान नेट सोइंग एरिया भी लास्ट ईयर के 163.79 लाख हेक्टेयर से गिरकर 157.97 लाख हेक्टेयर रह गया है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बीते साल के कंपैरिजन में ऑयल सीड्स के अंडर कल्टिवेटेड एरिया का इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन की क्रॉप्स जैसे सीरियल्स, पल्सेस, शुगर केन और कॉटन के अंडर कल्टिवेटेड एरिया में भारी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सब के चलते ज्वार के प्रोडक्शन में 47%, बाजरा में 24% और रागी में 7% की कमी आने की उम्मीद है। ऐसे में अब स्टेट का टोटल क्रॉप प्रोडक्शन भी 37% ड्रॉप होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र की स्टेट इकोनॉमी में ये स्लो डाउन आ क्यों रहा है। दोस्तों, बजट एनालिस्ट की माने तो महाराष्ट्र का ये स्लो डाउन यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नतीजा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वॉलेटाइल कंडीशन में गवर्नमेंट चेंज के कारण पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और डिसीजन मेकिंग दोनों की स्पीड स्लो हुई है, जिसके चलते इसका सीधा असर स्टेट इकोनॉमी में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब से एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की कमान संभाली है, तब से स्टेट ने प्लान्ड एक्सपेंडिचर से ₹60,000 करोड़ ज्यादा स्पेंड किए हैं। ये सभी एक्सपेंसेस एनुअल बजट से अलग एक्सपेंडिचर के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के रूप में अप्रूव किए गए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं इन एडिशनल एक्सपेंसेस का कारण यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही जून 2022 में सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम की गद्दी संभाली, तो एक कॉमन प्रैक्टिस की तरह प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड या अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया और उन प्रोजेक्ट्स की जगह नई गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स लेकर आई, जिनके लिए फ्रेश रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत पड़ी। यही कारण है कि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे पर गौर करें तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र का स्टेट डेट जो 2021-22 में ₹5.72 लाख करोड़ था, उसके इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ₹6.49 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है। यही नहीं, 2022-23 के बीच स्टेट गवर्नमेंट को इन डेट्स की सर्विसिंग के लिए ही ₹46,763 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये डेट उसकी फिस्कल लिमिट के अंडर ही है, लेकिन इंडिया के ग्रोथ इंजन का इस तरह से डेट ट्रैप में फंसना कोई अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ और प्रोडक्शन में दिख रहा डिक्लाइन कुछ हद तक बीते साल आई नेचुरल कैलेमिटीज और क्लाइमेट चेंज के कारण भी है, जिस कारण नवंबर 2021 से मई 2022 के बीच महाराष्ट्र का 2.71 लाख हेक्टेयर एरिया अनसीजनल रेन्स, हेल स्टॉर्म्स और विंड स्टॉर्म से एडवर्सली इफेक्ट हुआ और गवर्नमेंट को ₹130.88 करोड़ का कॉम्पनसेशन भी रिलीज करना पड़ा। यही नहीं, जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक हेवी रेनफॉल, फ्लड, रेन्स और पेस्ट अटैक से एसोसिएटेड क्रॉप और दूसरे लॉसेस को कवर करने के लिए भी गवर्नमेंट को ₹7,133.19 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस सैंक्शन करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी मौसम की मार झेल रहे किसान हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट के सामने अपनी कुछ अन्य मांग रखने के लिए मेगा किसान मार्च के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों महाराष्ट्र जैसा एडवांस स्टेट अब भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में एक्सट्रीमली क्लाइमेट डिपेंडेंट है। जाहिर है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के लिए तैयार हो पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चेंजिंग वेदर पैटर्न और रेनफॉल के बीच अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा रेजिलिएंट बनाए जाने की दिशा में भी कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा भी एक सेक्टर ऐसा है जो महाराष्ट्र के पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे लेके जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सर्विस सेक्टर की, जो उसकी जीडीपी में 55% से ज्यादा शेयर करता है। ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटी के ग्रोथ कंपटीशन में सर्विस सेक्टर का शेयर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होता है। अगर हम महाराष्ट्र इकोनॉमी के कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर्स पर गौर करें, तो जहां एक ओर उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है, तो वहीं दूसरी ओर उसका सर्विस सेक्टर ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लेशन और स्लोडाउन के बीच महाराष्ट्र का सर्विस सेक्टर भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। साथ ही रिसेंट टाइम्स में इसी ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से टेक सेक्टर में होते लेऑफ्स,
इन्वेस्टमेंट में आ रहा डिक्लाइन और इन सब के बीच इंडियन स्टार्टअप्स के लिए चल रहा फंडिंग विंटर भी जिम्मेदार है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में ही देश के सबसे ज्यादा 16,014 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 1.7 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। वहीं अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर ने करंट फिस्कल में पहले 9 महीनों में ही 63,819 करोड़ रुपीस का एफडीआई इनफ्लो रजिस्टर किया है, लेकिन ये वैल्यू इसी पीरियड में बीते साल के मुकाबले 16% तक कम है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि क्या वाकई महाराष्ट्र के इस डिक्लाइन से इंडिया का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट खतरे में है। दोस्तों, महाराष्ट्र इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है। इसका कारण यह है कि सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस में सबसे बड़ा शेयर महाराष्ट्र का ही होता है। IBEF यानी इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक करंट प्राइस पे इंडियन जीडीपी में अकेले महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 15% है। साथ ही महाराष्ट्र के रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया के 10% वर्कर्स और 13.5% अर्बन पॉपुलेशन के साथ साथ इंडिया की 34% कॉटन क्रॉप और 14% ज्वार क्रॉप भी महाराष्ट्र में ही सेंटर्ड है। ऐसे में यदि महाराष्ट्र को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन का एक इंपॉर्टेंट पिस्टन बुलाया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। लेकिन लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ में आ रहा स्लोडाउन इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है, खासतौर पर जब बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की तरह ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन ने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर चिंता जताते हुए कहा कि इंडिया का करंट इकोनॉमिक स्टेटस 1980s के ग्रोथ रेट से डेंजरसली क्लोज है। साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अपने आंकड़े ये बताते हैं कि जहां एक और अप्रैल-जून 2022 के बीच इंडिया 13.2% से एक्सपैंड हो रहा था, वहीं उसकी जीडीपी ग्रोथ सितंबर क्वार्टर में गिरकर 6.3% और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में गिरकर 4.4% ही रह गई है। ऐसे में महाराष्ट्र का गिरता इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि 9 मार्च को रिलीज हुई मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी का ये लो फेज टेम्परेरी है। यही नहीं, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने भी कहा है कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वार्टरली बेसिस पर देखने के बजाय यदि बीते 30 सालों का एनालिसिस किया जाए तो हम पाएंगे कि इंडियन जीडीपी ने कांस्टेंट डॉलर एक्सचेंज प्राइस के टर्म्स में 9% की एनुअल एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ रजिस्टर की है। ऐसे में उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि न केवल इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के एंड तक इंडिया $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, बल्कि करंट ग्रोथ रेट से 2030 तक इंडिया के लिए $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट भी फीसिबल दिखाई देता है। कुछ ऐसी ही उम्मीद एसबीआई के लेटेस्ट इको रैप रिपोर्ट ने भी जताई है। साथ ही अगर हम महाराष्ट्र के इकोनॉमिक सर्वे का डीपर एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि यहाँ भी चिंता के बादलों के पीछे आशा की किरण छुपी हुई है। दोस्तों, ये बात सही है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी के 2 इंपॉर्टेंट पिलर सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसका तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर का पिलर अभी भी मजबूती से खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ही ये प्रेडिक्ट करता है कि इसी ड्यूरेशन में महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 3.8% से बढ़कर 6.1% हो जाएगी। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में 4.2% से बढ़कर 6.9% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1.3% से बढ़कर 4.4% की ग्रोथ अचीव करने का अनुमान है। यही नहीं, इस इकोनॉमिक सर्वे में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि माइनिंग सेक्टर 0.9% से बढ़कर 4.4% की ग्रोथ एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के यूटिलिटीज सेगमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई इंक्लूडेड होते हैं, उन्हें छोड़कर महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच महाराष्ट्र ने ऑन रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए थे। हालांकि टोटल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के टोटल अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट के मामले में महाराष्ट्र गुजरात से मात खाता दिखाई देता है, जहां इस टाइम पीरियड में महाराष्ट्र ने 211 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, जिनके लिए अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ₹35,870 करोड़ की थी। वहीं गुजरात ने इसी बीच महाराष्ट्र से कम 168 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, जिनका टोटल अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा ₹98,159 करोड़ था। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी का वो अकेला सेक्टर नहीं है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है। असल में अवेलेबल डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारत का 28.5% एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकेले महाराष्ट्र में इनफ्लो हुआ है। हालांकि इसके काउंटर सितंबर 2022 के अवेलेबल डेटा से ये बात भी सामने आती है कि इस समय तक महाराष्ट्र ने ₹62,425 करोड़ का एफडीआई रिसीव किया था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में
इस टाइम पीरियड के बीच रिसीव्ड एफडीआई से 1.14 लाख करोड़ के आंकड़े का आधा है। लेकिन इस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन के बाद भी महाराष्ट्र न केवल लगातार देश का हाईएस्ट एफडीआई इन्फ्लो रिसीव करने वाला स्टेट बना हुआ है, बल्कि इस लिस्ट में सेकंड रैंक पर खड़े कर्नाटका से वो काफी आगे है, क्योंकि नेशनल एफडीआई इन्फ्लो का 14.4% शेयर ही कर्नाटका को जाता है, यानी महाराष्ट्र से ऑलमोस्ट आधा। वहीं महाराष्ट्र स्टेट की पर कैपिटा इनकम भी इस टाइम पीरियड में रुपीज 2,15,233 से बढ़कर रुपीज 2,42,247 हो जाने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि 2021-22 में महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु से कम थी। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे उसके फ्यूचर पोटेंशियल को लेकर मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। लेकिन अगर भारत को अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ड्रीम जल्द से जल्द पूरा करना है तो उसे इन मिक्स्ड सिग्नल्स को ऑल ग्रीन में बदलने की जरूरत है, और इसी काम के लिए महाराष्ट्र ने कमर कस ली है। दोस्तों 2020 में महाराष्ट्र इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल या मैत्री द्वारा एफडीआई के प्रपोजल्स और 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाली न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अप्रूवल देने के लिए शुरू किया गया एक सिंगल परमिशन सिस्टम है। महापरवाना भी अब अपना कमाल दिखाने लगा है। यही कारण है कि जनवरी 2023 तक इस कॉन्टेक्स्ट में रिसीव 2.78 लाख एप्लीकेशंस में से 2.69 लाख एप्लीकेशंस प्रोसेस कर दी गई हैं। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इंडस्ट्री सेंट्रिक महाराष्ट्र की ग्रोथ और भी तेजी से होगी। वहीं महाराष्ट्र ने दिसंबर 2022 में ही टाटा सन्स चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन की चेयरमैनशिप में एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, जिसका काम है स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पाथ पर ले जाने के लिए स्ट्रैटेजिक और एडवाइजरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। इस कमेटी ने हाल ही में हुई अपनी फर्स्ट मीटिंग में महाराष्ट्र इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड बहुत से इंटरवेंशंस प्रपोज भी किए थे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह महाराष्ट्र भारत का ग्रोथ इंजन बन पाता है। दोस्तों महाराष्ट्र के इस ग्रोथ स्टोरी पे आपका क्या ओपिनियन है? कौन से वो स्टेप्स हैं जो महाराष्ट्र के द्वारा लिए जा सकते हैं और इमीडिएटली लिए जाने चाहिए, जिससे महाराष्ट्र अपनी गिरती हुई ग्रोथ को फिर से ट्रैक पे ला सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज इंडिया स्टिल ऑन द ट्रैक टू अचीव the milestone of a $5 trillion economy? Examine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।